हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम डेली 11 AM पे 2 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और एक क्वेश्चन बेसिकली GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं एंड आज का जो हमारा सेशन है ये ऐसे राइटिंग का 17th सेशन है। ठीक है, अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, आज का ऐसे का टॉपिक क्या है? स्टैटिक टॉपिक है, GS 2 से बिलोंग करता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये GS 2 में भी आ सकता है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, और ऐसे की फॉर्म में भी आ सकता है। तो अगर ऐसे की फॉर्म में आपके सामने है तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि किस तरह से जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर इस टॉपिक को लिखा जाए, अटेम्प्ट किया जाए। तो ये एक चैलेंज होता है। तो इसके लिए ना आपको एनालिसिस करना होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, इसकी जो डिफरेंट रिलेटेड डायमेंशंस हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब कोई स्टैटिक टॉपिक आता है। ठीक है, अगर डायनामिक आता है तो उसको आप बहुत सारी चीज़ों से आप उसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक में ये इशू हमेशा बना रहता है। अब देखिए, ऐसे का टॉपिक क्या है? द प्रोस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस भी आपको दी हुई हैं कि अगर एक साथ चुनाव कराना है, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसकी क्या संभावना है, क्या उसके प्रोस्पेक्ट हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये 3 डायमेंशन है जिसको बेसिकली आपको एड्रेस करना है। अब देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि ऐसे को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैं हर लेक्चर में चीज़ को डिस्कस करता हूं, तो जो लोग नए हैं उनको भी पता चल जाएगा। देखिए, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी आपको एक ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स प्रोवाइड करता है। कितने? 90 मिनट्स प्रोवाइड करता है। इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 30 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए, ऐसे को लिखने के लिए ये 60 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूपीएससी आपको 30 एक्स्ट्रा मिनट देती है। और मैं आपको बता दूं कि ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना अच्छे से आप इसको यूटिलाइज करोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए, इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है। इसमें आप क्या करोगे? एनालिसिस करोगे, इसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, इस चीज़ को देखोगे कि क्या आपका इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे, उनके बीच में किस तरह से लिंक होगा, कौन से एग्जाम्पल्स आप यूज़ करोगे, कौन से करंट अफेयर आप यूज़ करोगे। तो ये जो सारा डिसीजन है ये इस 30 मिनट्स में होता है। मीन्स जो ऐसे का आपका स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर होगा इस 30 मिनट्स में। ठीक है, तो एक बार जब आपका स्ट्रक्चर फिक्स हो गया उसके बाद आपको उसको बस लिखना होता है, और उसके लिए ये 60 मिनट्स काफ़ी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब देखिए, इस 30 मिनट्स के लिए जो ऐसे की आंसर शीट होती है उसमें आपको रफ पेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको अच्छे से इन 30 मिनट्स को यूज करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है स्ट्रेटजी, सभी लोग इसी तरह से अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर, मतलब एक साथ चुनाव होंगे, एक साथ इलेक्शन होंगे। देखिए, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है। क्योंकि अभी देख लीजिए, पहले लोकसभा इलेक्शंस थे, उसके बाद स्टेट में इलेक्शन होने लग गए। हमने देखा वेस्ट बंगाल देखा, उसके साथ और भी स्टेट्स थे।
फिर अभी यूपी न्यूज़ में है, ठीक है, पंजाब है, ठीक है। तो हर साल जितना भी पूरा टेन्योर होता है ना गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इलेक्शन मोड हमेशा ऑन रहता है। और देखिए इसके काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं और उन्हीं इश्यूज को दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शन। और देखिए ऐसा नहीं है कि रिसेंटली इसकी बात हो रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन कमीशन था उसने 1983 में इसके बारे में बात की थी, अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के लिए कॉन्सेप्ट नया है, ठीक है। अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 51-52 में, ठीक है, 1951-52, उसके बाद 57, देन 62, देन 67, इन सब में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे और उसके बाद ये होना बंद हो गए। तो देखिए काफ़ी बार मैंने ये वर्ड यूज़ किया है साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट आया होगा कि भाई होते क्या है। देखिए इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पूरे इंडिया में लोकसभा के और विधानसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक ही दिन होंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका केवल इतना सा मतलब है कि अगर कोई वोटर वोट देने जा रहा है, ठीक है, तो वो एक साथ स्टेट असेंबली का भी वोट देगा और लोकसभा का भी वोट देगा, ठीक है। इसका केवल इतना सा मतलब है। पहले क्या होता है कि भाई आज लोकसभा का इलेक्शन है तो चलिए लोकसभा के लिए वोट देने जाएंगे, और पता चला 2 साल बाद जो है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का भी इलेक्शन आ गया तो आप वहाँ भी इलेक्शन में वोट देने जा रहे हो, तो उसको बंद करना है, ठीक है। तो एक जो इंडिविजुअल है वो एक ही टाइम पे एक ही दिन दोनों चीज़ों के लिए वोट देगा और इसी को कहा जा रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये आपको पता होना चाहिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पूरे इंडिया में एक ही दिन एक साथ इलेक्शन होंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है, इसको आप दूर कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन वगैरह क्या होते हैं और क्यों इनकी ज़रूरत है। तो देखिए अब ना, क्योंकि एक स्टैटिक टॉपिक है तो इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, किस तरह से डिफरेंट डायमेंशन होगी इस ऐसे की। देखिए सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब देखिए जब इंट्रोडक्शन की बात है तो वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, स्टैटिक टॉपिक है, कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं, आप उससे क्या समझते हो, तो उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। अब देखिए आप ये भी जानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, शुरुआत में हम इसको यूज़ करते थे, तो वो चीज़ भी बता दो कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ठीक है। हम लोग पहले इसको यूज़ किया करते थे लेकिन उसके बाद में यूज़ करना हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो ये तो आपने ब्रीफ में बता दिया कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, क्यों इसको हमको यूज़ करना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। मतलब जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ इश्यूज होंगे तो वो बता दो, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका अगला पार्ट होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब देखिए अगर ये इतना आसान होता, अगर ये इतना आसान होता तो कभी का इसको यूज़ कर लिया जाता। मतलब कुछ चैलेंजेस होंगे इसमें, ठीक है। तो क्या चुनौतियां हैं, देखिए कोई भी चीज़ अगर होती है, कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो उसके जस्ट बाद उसके चैलेंजेस भी आपको बताने होंगे। और देखिए केवल चैलेंजेस बताने से काम नहीं होगा, क्या रोड मैप है, क्यों बात हो रही है, क्योंकि नीति आयोग ने कहा है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको बताना होगा कि भाई रोड मैप क्या है, ठीक है, ओके। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई केस स्टडी है आपके साथ, कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो उसको लिखना काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही होगा, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन है, जैसे कि स्वीडन है, जैसे कि यूएसए है, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल आप दे सकते हो, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। देन देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, इसको काफ़ी
लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है, इसको काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो वो पॉइंट्स भी, वो डायमेंशन भी आनी चाहिए और उनको किस तरह से आप रिजोल्व करोगे ये चीज़ भी आपको बतानी होगी, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म एंड वे फॉरवर्ड। देखिए ऊपर जो चैलेंजेस हमने देखे थे वो क्या थे, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, और ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट में ही क्या खराबी है उसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और सबसे एंड में आप कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ऐसे में वो ये स्ट्रक्चर बनाना ही होती है, और एक बार ये बन गया तो उसके बाद आपकी 50% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई। अब तो आपको केवल कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए जो शुरुआत के 30 मिनट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे से उसको यूटिलाइज करो, प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ताकि जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं वो आपके ऐसे में आ जाए और आप यहाँ से सीख सकते हो कि किस तरह से डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की कि किस तरह से करोगे। तो देखिए स्टैटिक टॉपिक है, अब पूछा गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप इसको डिफाइन कर दो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन इलेक्शन साइकिल है उसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा कि लोकसभा के इलेक्शंस एंड जो विधानसभा होती है, स्टेट असेंबली के इलेक्शन आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। मतलब वही एक बंदा जाएगा और एक ही साथ दोनों के वोट डाल के आएगा, ठीक है, सिंगल डे एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ठीक है। तो ये मतलब होता है किसका, साइमल्टेनियस इलेक्शन का। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है थर्ड टीयर का। देखिए जब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन की तो उसमें थर्ड टीयर के इलेक्शन भी शामिल होते हैं, लेकिन इंडिया के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको इसमें इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका आना चाहिए, ठीक है। इट वुड बी इम्प्रैक्टिकल एंड पॉसिबली इम्पॉसिबल, ठीक है, टू सिंक्रोनाइज एंड अलाइन इलेक्शन शेड्यूल्स टू द थर्ड टीयर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका आना चाहिए। और देखिए ये क्वेश्चन जीएस में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको केवल ऐसे के पर्सपेक्टिव से मत देखिए, इसमें काफ़ी सारी डायमेंशन में आपको देने वाला हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं जीएस 2 के, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको इसको देखना होगा। बढ़े आगे, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप ये भी बता दीजिए कि रिकमेंडेशन किसकी है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया ही है कि जो नीति आयोग है उसने भी रिकमेंड किया है। इससे पहले 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी फेवर किया था, और उससे पहले 1999 में लॉ कमीशन था, उसकी रिपोर्ट में भी इसको लाने की बात कही गई थी, ठीक है। उसको किसने हेड किया था, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको काफ़ी एज मिलेगी बाकी लोगों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, एक ब्रीफ पैराग्राफ लिखना है जहाँ पे जो डिफरेंट डायमेंशंस है ना, ये इनको आपको ब्रीफ में लिखना होगा कि आपके ऐसे में क्या चीज़ मिलने वाली है एग्जामिनर को, कौन कौन सी डिफरेंट डायमेंशन है जो आप वहाँ पे लिखने वाले हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना होगा और उन सारी डायमेंशंस को ब्रीफ में वहाँ पे बता दीजिए कि अब इस ऐसे में इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर उसको पता चल जाए कि आप क्या एड्रेस करने वाले हो, ठीक है। अब आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि नई चीज़ नहीं है, ठीक है। 67 तक इसी तरह से इलेक्शन होते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनका प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया। मतलब भाई 5 साल का टाइम पीरियड होता है, तो 5 साल के पहले ही उनको डिसोल्व कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद जो लोकसभा के इलेक्शन थे और जो विधानसभा के इलेक्शन थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो सिंक नहीं हो पाए क्योंकि आगे पीछे हो गए, ठीक है। और यही समस्या आज भी हमारे सामने आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो देखो ये बात तो आप जानते हो कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये एप्लीकेबल हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसके लिए डूज एंड डोंट्स, भाई ये चीज़ आप कर सकते हो, ये चीज़ नहीं कर सकते हो।
कोई वेलफेयर स्कीम अनाउंस नहीं करोगे, ठीक है, कोई नई पॉलिसी वगैरह नहीं बनाओगे, ठीक है, कोई इनोग्रेशन वगैरह नहीं होगा, तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो गवर्नेंस होता है उस पर इम्पैक्ट होता है, जो वेलफेयर स्कीम से उन पे इम्पैक्ट होता है। और देखिए, एक बार हो तो चलेगा, लेकिन होता क्या है, ये पूरे टेन्योर में चलता रहता है। अगर सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन है, मान लो लोकसभा का चुनाव है, तो जो एमसीसी होगा वो पूरे इंडिया में लगेगा, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे तो वो जो स्टेट है उसमें लग जाएगा, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होती है। देन सेकंड क्या है, एक्सपेंडिचर। देखिए, इलेक्शन में काफ़ी पैसा बहाया जाता है, ठीक है, भले ही वो गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, ठीक है, कैंडिडेट्स हो, सबका काफ़ी पैसा लगता है, ठीक है। अब देखिए, अगर पूरे टेन्योर में ही इलेक्शन चल रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनका फोकस कहाँ पे रहेगा कि यार कहीं से भी मुझे फंड्स मिलते रहे, ठीक है। तो फ्लो ऑफ फंड्स, इस पे ही फोकस रहेगा। और इससे क्या जनरेट होगी, इससे जनरेट होगी ब्लैक मनी, ठीक है। भाई कैसे भी करके मुझे पैसा दे दो, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इससे क्या होगा, करप्शन होगा, ठीक है। क्यों करप्शन होगा, क्योंकि एक बार अगर आपने किसी बंदे से 1,000 करोड़ रुपए ले लिए, 1,000 करोड़ ले लिए, आप जीत गए, तो वापस भी तो करोगे ना, कुछ उसका फायदा तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इससे करप्शन जो है वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका फोकस किस पे होता है, यार अब वहां पे इलेक्शन है, उस पे फोकस करो। जैसे कि अभी यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस पूरा यूपी के ऊपर होगा, बजट आएगा तो उसके लिए स्कीम्स बनाई जाएंगी, ठीक है। तो जो विजिट्स वगैरह होंगी वो भी वहां पे ज़्यादा होंगी, तो पूरा फोकस यूपी के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो इससे क्या होता है, गवर्नेंस इंपैक्ट होती है, जो वेलफेयर है, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो टाइम पे नहीं हो पाते हैं। देन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मिलेगी, आप पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा कर सकते हो, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक बार आप इलेक्ट हो गए तो अब आप हटोगे नहीं, ठीक है। ये मतलब है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। और इसी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर स्टेबिलिटी होगी आपके पास, तब आप हार्ड डिसीजंस भी ले सकते हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे। क्योंकि देखिए, अगर साल भर इलेक्शन चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज होती हैं वो अनाउंस करती हैं। जैसे मान लो बंगाल में इलेक्शन थे, तो बजट में देख लीजिए कितनी स्कीम्स थी। अगर मान लो पंजाब में इलेक्शन है, यूपी में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फार्म लोन को वेवर कर देगी। तो ये क्या है, ये पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, जिनका केवल शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, और इसीलिए बात होती है साइमल्टेनियस इलेक्शन की। इसके अलावा देखिए, आज की डेट में इलेक्शन होगा तो रैलीज होंगी, कैंपेन होंगे, तो जो पब्लिक लाइफ है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात यह है, टीचर्स हैं, उनकी पूरी ड्यूटी लगा दी आपने इलेक्शन में, तो वो पढ़ा तो पाते ही नहीं है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है, टाइम जो है, वो इलेक्शंस में चला जाता है। और जब कैंपेन होता है, रैलीज वगैरह होती है, बयानबाजी होती है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जातिवाद, कास्टिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म, ये सब और प्रमोट होता है। तो भाई अगर ये सब साल भर ही चलता रहेगा, तो हमारी डेमोक्रेसी कहाँ पे जाएगी, इस बात का आइडिया आप लगा सकते हो, ठीक है। देन सिक्योरिटी फोर्सेस, भाई इलेक्शन करवाना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो चाहिए, केवल पुलिस के दम पे आप नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो जो आर्म फोर्सेस हैं, उनकी भी हेल्प ली जाती है। तो भाई उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको छोड़ के उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शंस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा लॉस है, ठीक है। तो अगर एक बार में ही इलेक्शन करवा के काम खत्म करवा दिया जाएगा, ठीक है, तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको काफ़ी टाइम मिलेगा, जो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने में, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब भाई अगर मान लो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसमें क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, ठीक है, क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। अब भाई देखो, मान लो 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो अब ये कब होंगे, 24 में होंगे। और मान लो 24 में हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेट्स हैं उनका टेन्योर भी तो 5 साल का है। अब मान लो कि किसी का तो हो गया है 3 इयर्स हो गया है, मान लो, ठीक है, तो अभी भी 2 साल बाकी हैं। तो भाई क्या, किस तरह से पॉसिबल होगा, समझ पा रहे हो चीज़ को।
मान लो किसी का टेन्योर बढ़ाना पड़े, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। मान लो कि 23 में ही किसी के 5 साल पूरे हो गए, ठीक है, लेकिन अब 24 में इलेक्शन है तो उसको 1 साल का एक्सटेंशन आपको देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऐसा किस तरह से पॉसिबल होगा? तो जो टेन्योर है, ठीक है, क्या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो? क्या उसको कर्टेल कर सकते हो? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको परमिट करता है? क्या नहीं करता है तो क्या अमेंडमेंट करोगे क्या? तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, मान लो कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं, लेकिन किसी वजह से 2022 में ही प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, किसका? लोकसभा का। अरे भाई अब क्या करोगे? क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन का तो पर्पज ही यही था कि भाई आपको 5 साल की स्टेबिलिटी मिलेगी। बट मान लो अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया, पहले ही मान लो किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया, वो पास हो गया, तब क्या करोगे? पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, कैसे करोगे? ठीक है, तो ये बात सामने आएगी। इसके अलावा ऑपरेशनल चैलेंजेस, क्या इलेक्शन कमीशन रेडी है? क्या वो इतने बड़े लेवल पे इलेक्शंस करवा सकता है क्या? तो ये चुनौतियां उसके सामने आने वाली हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इनका सोल्यूशन आपको ढूंढना होगा। इसके अलावा देखिए, जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो गया, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल्स हैं 83, 85, 172, इन सब में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चुनौतियां हैं जिनका कोई सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएंगे चैलेंजेस। अब भाई जब इतने चैलेंजेस हैं तो क्यों इसको सजेस्ट किया जा रहा है? कोई सोल्यूशन तो दिया गया होगा ना। तो वो सोल्यूशन दिया है नीति आयोग एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 1 नेशन 2 इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, मतलब 5 साल में 2 बार इलेक्शन होंगे, 2 साइकिल में इलेक्शन होंगे, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन हो गए, उसके बाद 30 मंथ मतलब 2.5 साल का गैप होगा, और उसके बाद सेकंड फेज के इलेक्शन होंगे, मतलब 2 फेजेज में इलेक्शन होंगे। जैसे कि मान लो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हैं तो भाई 2 फेजेज में होंगे, तो 14 स्टेट्स और उनसे रिलेटेड जो लोकसभा की सीट्स हैं उनके इलेक्शन फर्स्ट फेज में हो जाएंगे, और उसके 2.5 ईयर्स के बाद जो बैलेंस स्टेट्स हैं और उनसे जुड़ी जो लोकसभा की सीट्स हैं उन पे इलेक्शन होंगे, मतलब 2 साइकिल में इलेक्शंस करवाने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो रोड मैप है ये सजेस्ट किया गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से होता है, स्वीडन में किस तरह से होता है, यूएसए काफ़ी इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, और उसको भी अगर आप लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी तक हमने बता दिया कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं, क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आएंगे, किस तरह से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। बट देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है क्या, ये भी तो बताइए। तो जो क्रिटिक्स हैं वो उन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इसको क्रिटिसाइज करने के लिए। जैसे कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका क्या होगा। देखिए भाई जो स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन होते हैं, तो उनका मुद्दा अलग अलग होता है, ठीक है, उनके एजेंडेज अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो नेशनल इलेक्शन होंगे वो नेशनल जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, ठीक है। जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें स्टेट के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, और इसीलिए स्टेट के इलेक्शन में जो रीजनल पार्टीज हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं। बट देखिए अगर दोनों साथ साथ हो जाएंगे तो जनरली ऐसा लोग मानते हैं कि जो नेशनल लेवल पे जो पार्टी है लोग उसी के फेवर में वोट करेंगे, और इससे जो रीजनल पार्टीज हैं उनका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है, इनको हमको रिजॉल्व करना होगा। इसके अलावा देखिए अगर इलेक्शन हो रहे हैं पूरे टेन्योर में तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसको बार बार जाना पड़ता है लोगों के बीच में, ठीक है। आपको वोट तो मांगने हैं ना, अपील तो करनी है ना, तो भाई आपकी जो आंसरेबिलिटी है, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर होती रहती है, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार जनता के बीच में जाना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या क्रिटिसिज्म है इसकी, देखिए अगर
स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन बीच में पास हो गया तब क्या होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन का या अकाउंटेबिलिटी का, इसका क्या करोगे, ये भी तो एक इशू है ना, इसको कैसे रिजोल्व करोगे, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है जो अक्सर लोग किया करते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी हैं, आर्टिकल्स हैं जिनको आपको अमेंड करना होगा, ठीक है, वो चीज़ आप लिख दीजिए। और क्या लिख सकते हो आप, इकोनॉमी। देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो लोकल लेवल पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो अगर मान लो एक बार में कर दोगे तो उनका क्या होगा, ये भी एक इशू है। देन इग्नोर्स डाइवर्सिटी, बात वही है कि जो स्टेट के इश्यूज हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे, जो लोकल इश्यूज है वो निगलेक्ट हो जाएंगे, और जो इलेक्शन है वो लड़ा जाएगा किस पे, जो नेशनल मुद्दे हैं उन पे, ठीक है। तो जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारे डाइवर्स इश्यूज हैं, उनको कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो भाई जब इतना क्रिटिसिज्म है तब भी क्यों बात होती है साइमल्टेनियस इलेक्शन की, क्योंकि सोल्यूशन है हमारे पास। देखिए जब हम बात करते हैं जॉब्स की, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इनका केवल शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, ठीक है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो गवर्नेंस इंप्रूव होगी, ठीक है, तो अच्छे से जॉब्स वगैरह का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टेट के इश्यूज अलग हैं और सेंटर के इश्यूज अलग हैं। तो भाई देखिए जो हमारी डेमोक्रेसी है वो मैच्योर हो चुकी है, ठीक है, वो मैच्योर हो चुकी है, और जो जनता है वो जानती है कि स्टेट के इलेक्शन में किसको वोट देना है एंड सेंटर के इलेक्शन में किसको वोट देना है। और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं। अगर ऐसा होता कि जो जनता वो समझदार नहीं है, तब तो सेंटर में जो पार्टी होती वही पार्टी पूरे स्टेट्स में भी होती, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योर हो गई है। जहाँ तक बात आती है कि जो पॉलिटिशियन है उनकी अकाउंटेबिलिटी को किस तरह से इंश्योर करोगे, तो देखिए हमारे यहाँ पे 5 ईयर का सेटअप है कि भाई 5 साल तक आप काम करोगे, उसके बाद आपको जाना ही पड़ेगा पब्लिक के बीच में अगर आप री इलेक्शन के लिए अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी को आप वहाँ से इंश्योर कर सकते हो। इसके अलावा देखिए जुडिशरी है हमारे पास, कोई लफड़ा होगा तो जुडिशरी है ही सही, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप बात कर सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ की, कि उसको भी हमको अच्छे से रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए लार्ज स्केल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और सबसे मेन मुद्दा क्या है कि अगर लोकसभा का या जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसका प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए देखिए शेखावत सोल्यूशन है, बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है। ये क्या बोलता है कि भाई केवल एनसीएम की बात मत करो, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी पास होना चाहिए। मतलब ये सरकार तो जा रही है, लेकिन कौन सी सरकार आ रही है इसको भी आप तुरंत ही फाइनल कर लो। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन इन्होंने दिया है, क्या नाम है, शेखावत सोल्यूशन। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स हैं, ठीक है, उनको दूर करो, अमेंडमेंट वगैरह लाओ। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए एक्चुअली जब से हमारे पीएम मोदी जी आए हैं तब से ज़्यादा फोकस रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके, और उन्हीं का स्टेटमेंट है कि माय विजन फॉर इंडिया इज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ग्रेजुअल इवोल्यूशन। और देखिए इस तरह के जो इश्यूज होते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ही मांगते हैं। मतलब नीड ऑफ द आवर क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो जितने भी रिफॉर्म्स आपको पता है, आप जानते हैं, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो वो रिफॉर्म्स हमको लाने की ज़रूरत है। और देखिए चेंज तो होना ही चाहिए, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। और देखिए ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। चेंज तो होगा ही सही, ठीक है, लेकिन चेंज हमारे बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको नेसेसरी चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए समय रहते हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक काफ़ी होलिस्टिक वे में मैंने डिस्कस किया है, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो ये जो टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सकें। थोड़ा मेरा गला खराब है इसलिए आवाज़ सही से मेरी आ नहीं रही है, ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं, इतना तो अब आप समझ ही लेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।